Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail you the images or the PDF of the textbook. One more thing is whatever doubts you have in these lectures, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, so without much delay, let's get going and continue with the chapter Matter. Now, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैटर होता क्या है, मैटर का कॉम्पोजिशन क्या है, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड देन वी सॉ काइनेटिक थ्योरी. नाउ मूविंग अहेड विद द टॉपिक एंड द नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. जो मैटर होता है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एज वी ऑलरेडी नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब मैटर सॉलिड में कब होता है, लिक्विड में कब होता है, गैस में कब होता है, वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सॉलिड. सॉलिड का हमेशा एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और सॉलिड्स बहुत रिजिड होते हैं. ठीक है, सॉलिड का स्पेसिफिक शेप है, उनका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है और वो काफी हार्ड होते हैं, काफी टफ होते हैं. सो दे आर रिजिड. लिक्विड्स आर नॉट रिजिड. ऑफ कोर्स लिक्विड रिजिड नहीं है, लिक्विड्स इनफैक्ट फ्लो हो सकते हैं, तो दे कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड इनफैक्ट. तो लिक्विड्स आर नॉट रिजिड एंड उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है बिकॉज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड. एंड यस, दे डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लिक्विड्स का भले ही शेप ना हो बट उनका वॉल्यूम होता है. एंड जब हम गैस की बात करते हैं, gases of course also are not rigid. Gases can flow from one place to another quite easily and उनका definite shape नहीं होता है, ना ही definite volume होता है. ठीक है, so this is just a brief idea about how solids, liquids and gases can be identified. अब हम पढ़ते हैं कि कोई मैटर, कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको हेल्प करती हैं एक मैटर को सॉलिड, लिक्विड या गैस में क्लासिफाई करने के लिए. So here are the three properties: space, that is intermolecular space, force, intermolecular force of attraction, and the kinetic energy. तो ये तीन properties की मदद से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं whether they are solid, liquid और gas. So अब हम पढ़ते हैं इसमें कि जो तीन प्रॉपर्टी है, स्पेस, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी. तो अगर सपोज एक मैटर, अभी हम डिस्कस करते जाते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को, अगर कोई मैटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही कम है, ठीक है, जो मैटर है अगर उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है. अब स्पेस बहुत कम क्यों है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो इन अ मैटर वेयर द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी 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 लेस, नेग्लिजिबल, एकदम ही ना के बराबर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज द लीस्ट, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा. तो वो वाला जो स्टेट ऑफ मैटर होगा वो होगा सॉलिड. ठीक है, सो जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, तो वो होगा सॉलिड. इस तरीके से अभी हम लिक्विड को डिस्क्राइब करते हैं. लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो सॉलिड जितना नहीं होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा. तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, सो देयर इज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट सो स्ट्रॉन्ग, सॉलिड्स के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, सॉलिड से वीक होता है. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स सॉलिड से ज्यादा होता है. तो वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सॉलिड, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मॉडरेट, एवरेज, मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं है, तो वो स्टेट ऑफ मैटर बनेगा लिक्विड. ऑलराइट, मूविंग अहेड विद द थर्ड, दैट इज गैस. गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा. अगर स्पेस ज्यादा है वो इसलिए ज्यादा क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. सो स्पेस सबसे ज्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा. तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव हो सकते हैं. सो वो स्टेट ऑफ मैटर होगा गैस. ऑलराइट, सो हमने तीन प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाई किया whether the given matter should be a solid, liquid or a gas. Now moving ahead with the next topic, that is molecular model of solid, liquid and gases. अभी हमको इसके कोई भी मैटर जो हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसके मॉलिक्यूल्स को देख के उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना है. मतलब ऑफ कोर्स हमने वो जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो ऑलरेडी हमारा हो ही चुका है. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ रीकैप ऑफ व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार. उसको समराइज करके ये टॉपिक बनता है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो लेट्स गेट गोइंग. पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का कैसा होता है? मॉलिक्यूल्स आर
टाइटली पैक्ड और क्लोजली पैक्ड बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, सो दे आर टाइटली पैक्ड एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होने की वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो स्पेस एकदम ही कम होता है, सो देयर इज नो स्पेस और नेग्लिजिबल स्पेस। देन सिंस देयर इज नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर नॉट फ्री इनफ टू मूव, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा नहीं सकते बिकॉज जगह है ही नहीं। सो व्हाट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड डू, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने पोजीशन पे ही ऐसे आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, बिकॉज इतना जगह तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट मूव। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट मतलब ऐसे आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, रैपिडली, बहुत फास्ट ऐसे घूमते हैं अपने पोजीशन के अबाउट, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते, थोड़ा दूर तक जाते रहते हैं, ठीक है। सो दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड देन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, क्योंकि अभी उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो और उनके बीच में स्पेस भी एकदम कम है, तो उनका डेफिनेट शेप होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप होने की वजह से और डेफिनेट वॉल्यूम होने की वजह से उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब सॉलिड्स को हम फोर्स अप्लाई करके उनका शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे वो और स्पेस को कितना कम कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्पेस नेग्लिजिबल है, पहले ही मॉलिक्यूल्स एकदम पास में है, और ज्यादा हम कंप्रेस करके वी कैन नॉट ऑल्टर देयर शेप। तो दे आर रिजिड, टफ, हार्ड कह सकते हैं, उनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते एंड ऑफ कोर्स सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, तो रिजिड है, हार्ड है, तो ऑफ कोर्स फ्लो नहीं हो सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स। लेट्स कंटिन्यू विथ लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सॉलिड जितने पास में नहीं होते हैं, सो मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जितना सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग था उतना लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है। सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था तो स्पेस नहीं था, लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो देयर इज स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। इसके बाद जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है तो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ कोर्स फ्री इनफ टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने लिक्विड के सरफेस के अंदर ही कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, एंड लिक्विड्स डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। तो जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं लिक्विड वो शेप ले लेता है, बट लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इस वीडियो में भी पढ़ा स्टार्टिंग में, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि लिक्विड का वॉल्यूम होता है, क्योंकि आधा लीटर तुम पानी बॉटल में रखो, वेसल में रखो, या फिर कोई बकेट में रखो, या यू स्पिल इट ऑन द फ्लोर, हाफ अ लीटर ऑफ वाटर विल रिमेन हाफ लीटर, ठीक है। तो भले उनका शेप नहीं है बट उनका वॉल्यूम होता है, एंड सिंस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री, तो लिक्विड जहां तक भी स्टोर किया गया रहेगा उसके बाउंड्री के अंदर लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इनफैक्ट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं ऐसे, सो दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, जो सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम टाइट है तो दे कैन नॉट मूव ओवर ईच अदर, बट लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कैन मूव अबाउट हियर एंड देयर एंड फ्रीली एक दूसरे के ऊपर भी जा सकते हैं। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बट यस दे आर कंप्रेसिबल एंड दे आर नॉट रिजिड, ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो रिजिड नहीं है। फिर लिक्विड्स कैन डेफिनेटली फ्लो, तो हम उनको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है। अब सॉलिड तो फ्लो हो नहीं सकता तो हम सॉलिड को फ्लूइड नहीं कहते हैं, बट लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं तो हम लिक्विड्स को फ्लूइड कहते हैं, and of course they are compressible because there is space between the molecules of the liquid. All right, तो ये रहा लिक्विड का मॉलिक्यूलर मॉडल, और फिर अभी हम पढ़ते हैं गैस का मॉलिक्यूलर मॉडल। गैस में द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर इसलिए हैं बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमजोर है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस टू मूव अबाउट हियर एंड देयर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, उनके बीच में स्पेस है, और जब स्पेस बहुत ज्यादा है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हम उनको बहुत अच्छे से कंप्रेस भी कर सकते हैं। When we apply force, the gas molecules are brought nearer to each other and hence they can be compressed. तो gases are highly compressible. They don't have a definite shape. उनका कोई shape नहीं होता है. Also, they don't have a definite volume. उनका definite volume भी नहीं होता है. Gases are not rigid, of course. They are fluid. क्यों? Because gases भी flow हो सकते हैं. ठीक है. Now talking about the kinetic energy of the molecules of solid, liquid and gas. Kinetic energy solid के molecules के बाद सबसे कम होता है.
लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा होता है. तो दिस इज pertaining to the kinetic energy of the molecules associated with three different states of matter. Okay, now moving ahead, this was the molecular model. अब यहां से चैप्टर का एक नया पार्ट हम कह सकते हैं स्टार्ट होता है, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट. मतलब यहां तक तो हमने पढ़ लिया मैटर होता क्या है, मैटर का कॉम्पोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस चीज से बना है, एंड थ्री डिफरेंट टाइप्स एंड हाउ आर द मॉलिक्यूल्स पोजिशंड इन ईच ऑफ द मैटर. अब हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट कि मैटर तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इनके स्टेट में चेंज कैसे आ सकता है और अलग अलग स्टेट चेंज आने को क्या क्या नाम दिया गया है वो सब पढ़ते हैं. सो दिस चेंज ऑफ स्टेट का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना, ईदर बाय अब्जॉर्प्शन और रिजेक्शन ऑफ हीट, या हीट अब्जॉर्ब करके या हीट रिजेक्ट करना मतलब रिलीज करना. तो मैटर कोई भी स्टेट सॉलिड लिक्विड या गैस हीट अब्जॉर्ब करके स्टेट चेंज करता है या हीट रिजेक्ट करके स्टेट चेंज करता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. और जब कभी स्टेट चेंज होता है, हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, जब कभी स्टेट चेंज होता है तो ये हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. जब कभी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इतना दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्टेट, टेम्परेचर डजंट चेंज. ठीक है. नाउ तो अभी एक बार वापस से मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं. चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर either by absorption or rejection of heat at a constant temperature is called change of state. तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चेंज होना हीट को अब्सॉर्ब करके या हीट को रिजेक्ट करके कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहेंगे चेंज ऑफ स्टेट. ऑलराइट, सो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. यहां मैंने तीन स्टेट लिखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो बस एक चीज अभी दिमाग में याद रखना है, जब कभी स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. जब कभी टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा. दोनों चेंज कभी साथ में नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते, कभी नहीं होते. ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है. When there is a change in the state, temperature doesn't change. When there is a change in the temperature, state doesn't change. टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज कभी साथ में नहीं होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए. इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसका दोनों चेंज साथ में हो. तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड देन वी कंटिन्यू. तो अब हम जब सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. तो सॉलिड को जब हीट किया तो सॉलिड ने हीट अब्सॉर्ब किया. सॉलिड को हम हीट दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करेगा. हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो मैंने HA लिखा है, हीट अब्सॉर्ब. तो सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. ऑलराइट, व्हेन सॉलिड अब्सॉर्ब्स हीट, हीट को अब्सॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग. सिमिलरली जब लिक्विड हीट अब्सॉर्ब करता है और गैस में कन्वर्ट होता है, जब लिक्विड हीट अब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन. वेपराइजेशन को बॉइलिंग भी बोलते हैं. सो यू कैन ऑफ कोर्स यूज बॉइलिंग आल्सो, इट्स नॉट रॉन्ग. तो लिक्विड हीट अब्सॉर्ब करके, HA लिखा हुआ है, हीट अब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट होता है. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड वेपराइजेशन और बॉइलिंग. नाउ गैस हीट रिजेक्ट करके, गैस हीट को रिलीज करता है, तो गैस हीट को रिजेक्ट करके कन्वर्ट होता है लिक्विड में एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो गैस हीट को रिलीज कर देगा, हीट दे देगा और बन जाएगा लिक्विड में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. ठीक है. सिमिलरली लिक्विड हीट रिजेक्ट करके, लिक्विड हीट रिजेक्ट करेगा मतलब हीट गिव आउट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे FUSION इफ इट इज रिटन हियर, यस ऑफ कोर्स. ठीक है. सो लिक्विड हीट को रिलीज करके या रिजेक्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग. ऑलराइट. नाउ देयर इज अ प्रोसेस जिसमें सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है. Some solids on absorption of heat don't convert into liquid but directly convert into the gaseous state. तो सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करके सीधे गैस में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. तो जब कभी सॉलिड हीट अब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. एंड द रिवर्स प्रोसेस, जब कभी गैस हीट रिलीज करके लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, हीट रिजेक्ट करके सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस हीट रिजेक्ट करके सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन. ठीक है. सो डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन आर डायरेक्ट कन्वर्जन, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड.
और ये याद रखना है, ये जितना भी हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये जितने भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहे होंगे, जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो ये याद रखना है कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा जब चेंज के टाइम पे। तो हम सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, लिक्विड जब सॉलिड में जाएगा तो भी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सॉलिड जब गैस में जाएगा तो भी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, गैस जब सॉलिड में जाएगा तो भी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो जब कभी स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। समझा ये? ठीक है, तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एंड देन इसके बाद हम ये सब एग्जाम्पल, ये सारे प्रोसेसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स कंटिन्यू। हम पहला प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं वो है मेल्टिंग। ठीक है, सो अभी मेल्टिंग को डिफाइन करते हैं। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो मेल्टिंग क्या होता है? वो चेंज सॉलिड का लिक्विड में हीट अब्सॉर्ब करके एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो द प्रोसेस ऑफ चेंज from solid to liquid by absorption of heat at a constant temperature is called melting। ठीक है, so solid का liquid में convert होना, heat absorb करके at a constant temperature, उसको कहते हैं melting। और वो constant temperature, जब हम बोल रहे हैं temperature change नहीं होता है, तो वो constant temperature जिसपे state change हुआ, वो constant temperature जिसपे solid liquid में convert हुआ, तो उस constant temperature को बोलते हैं melting point। ठीक है, that constant temperature is called melting point। ऑलराइट, सो अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जांपल लेंगे हम। सो वो कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जब कभी आइस मेल्ट हो रहा होता है, तो जब कभी आइस मेल्ट होगा तो आइस मेल्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा? वाटर में। तो जब कभी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो टेम्परेचर होता है 0। तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0। सो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। So melting point is the temperature at which solid converts into liquid by absorption of heat। ठीक है, so ये रहा melting और melting point। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7, जो मेल्टिंग को ही हमको पढ़ना है थोड़ा और डिटेल में। तो इसमें क्या करना होता है हमको एक्टिविटी 7 में? ऑफ कोर्स देयर इज एक्टिविटी, तुम अपने टेक्स्ट बुक में भी गो थ्रू कर सकते हो, apparatus कैसे सेटअप किया होता है। हमको करना क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हमको वैक्स लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमको वैक्स लेना है, और वो वैक्स को अभी क्या करना है, फिर एक पूरा सेटअप रखना है। स्टैंड होगा, बीकर लेना है, बीकर में पानी होगा, दैट बीकर इज केप्ट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, उस पे वायर गॉज रहेगा, फिर नीचे बर्नर होगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक इन द डायग्राम एक्टिविटी 7 पे। तो एक स्टैंड है, उस ट्राइप एक नॉर्मल स्टैंड है, फिर वहां पे ट्राइपॉड स्टैंड है, उस पे वायर गॉज रखा है, उस पे बीकर रखा है, बीकर में पानी है। और अब क्या करना है, उस बीकर में जो पानी रखा हुआ है ऑलरेडी, उस बीकर में टेस्ट ट्यूब डालना है। वो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने ऑलरेडी वैक्स भरा हुआ है। ठीक है, सॉलिड वैक्स ऑफ कोर्स। तो ये सॉलिड वैक्स को बीकर के अंदर डाल दो, और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको भी होल्ड कर लो स्टैंड से। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको भी एक स्टैंड से कनेक्ट करके होल्ड कर दो, ताकि ये टेस्ट ट्यूब बीकर में गिर ना जाए, इट शुड रिमेन फर्म। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमको हीट करना स्टार्ट करना है। तो इनिशियली क्या होगा, जो वैक्स का टेम्परेचर है दैट विल बी द रूम टेम्परेचर। सपोज अगर मैं इस रूम में अगर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करवाता हूं, तो अगर रूम का टेम्परेचर 25 है तो वैक्स का टेम्परेचर 25 होगा। तो हमको क्या करना है, वैक्स को, मतलब ऑफ कोर्स वो जो बर्नर है नीचे से हीट करना स्टार्ट करना है। हीट करेंगे तो वो हीट पहले बीकर को मिलेगा, बीकर से वो हीट पानी को मिलेगा, पानी से वो हीट टेस्ट ट्यूब को मिलेगा जो अंदर रखा हुआ है पानी में, और टेस्ट ट्यूब से वो हीट वैक्स को मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमको वैक्स को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, वी नीड टू हीट इट यूजिंग द वाटर इन द बीकर। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि जैसे अभी फिर हमको क्या करना है, जब हमने हीट करना स्टार्ट किया तो टाइमर लगा देना है कि जैसे मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो टाइम इज 0 एंड टेम्परेचर जैसे बुक में दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर 1 मिनट बाद हमको वैक्स का टेम्परेचर देखना है। ऑफकोर्स हमको थर्मोमीटर भी डालना पड़ेगा, तो वैक्स में थर्मोमीटर डाल दो और उसको होल्ड करके रखना है। ऑफकोर्स थर्मोमीटर को भी स्टैंड से कनेक्ट कर दो ताकि थर्मोमीटर भी गिर ना जाए। ठीक है, सो फिर हमको हर 1 मिनट बाद देखना है कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे एग्जाम्पल, आई इरेज दिस।
तो सपोज 0 मिनट पे टेम्परेचर 25 था, देन 1 मिनट के बाद 30 हो गया, 2 के बाद 35 डिग्री हो गया, 3 के बाद 40 हो गया, 4 के बाद 45 हो गया, 5 मिनट के बाद 50 हो गया, 6 मिनट के बाद 55 हो गया। ठीक है, तो 6 मिनट तक ऐसा हम देख रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। फिर 7 मिनट के बाद भी टेम्परेचर 55 है, 8 के बाद भी 55 है, 9 के बाद भी 55 है, फिर 10 पे 60 हुआ, 11 पे 65 हुआ, 12 पे 70 हुआ। ठीक है, सो 0 मिनट्स मतलब जब हमने जैसे हीट करना स्टार्ट किया तो वैक्स का टेम्परेचर 25 था, 1 मिनट बाद मैंने देखा तो वैक्स का टेम्परेचर 30 दिखा रहा है, 2 मिनट के बाद 35, 3 के बाद 40, 4 के बाद 45, ऐसे करते करते 6 मिनट तक पहुंचे। फिर 6 मिनट से लेकर 9 मिनट तक हमने बर्नर को चालू ही रखा है, बर्नर को बंद नहीं किया है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया है, मतलब बर्नर चालू ही था, पानी गर्म हो ही रहा था, एंड जो वैक्स है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट तक, मतलब 6 से 9 मिनट तक 3 मिनट तक वैक्स का टेम्परेचर 55 ही रहा। भले हमने हीट दिया लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और फिर सडनली 9 मिनट के बाद 10th मिनट पे टेम्परेचर 60 होता है, 11th के बाद 65 हो जाता है, 12th के बाद 70 होता है। तो 70 डिग्री पर लाके ना हमको बर्नर को हटा देना, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट टिल 70 डिग्री सेल्सियस इज ऑलराइट, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टेबल में से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम हीट कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन एक इंस्टेंट पे एक टाइम के बाद क्या हुआ कि हम हीट कंटिन्यूसली दे ही रहे हैं वैक्स को, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब क्या चेंज हो रहा होता है, स्टेट। तो जब वैक्स का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया 55, मतलब उस टाइम पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो स्टेट चेंज हुआ। सॉलिड वैक्स जो टेस्ट ट्यूब में था वो चेंज होके मोल्टेन वैक्स या लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 6 डिग्री तक पहुंचा यहां, मतलब 6 डिग्री इनफैक्ट 6 मिनट तक 55 डिग्री तक पहुंचा। फिर 6 से लेकर 9 मिनट तक, 6 से लेकर 9 मिनट तक जितना भी हीट गया उससे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन स्टेट चेंज हुआ। ठीक है, सो राइट फ्रॉम 6th मिनट टिल 9th मिनट whatever heat we gave to the wax, it was utilized by the wax for not to increasing its temperature but to change its state. तो 55 डिग्री पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या चेंज हुआ रहेगा, स्टेट, और स्टेट चेंज हुआ तो अब सॉलिड वैक्स कन्वर्ट हुआ मोल्टेन वैक्स में। सो दिस 55 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ठीक है, सो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो स्टेट चेंज होगा। नाउ जैसे स्टार्टिंग में हम हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब तब स्टेट चेंज नहीं हुआ रहेगा। सॉलिड वैक्स है तो इधर भी सॉलिड वैक्स, 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 इधर भी सॉलिड वैक्स। अब यहां से लेकर यहां तक ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो यहां अब आ गया लिक्विड वैक्स। अब जो टेम्परेचर बढ़ा है वो लिक्विड वैक्स का बढ़ा है। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, जब स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो हमको पता चलता है जब एक्सपेरिमेंट में कि टेम्परेचर ये कांस्टेंट था तो मतलब ये होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ऑलराइट, ठीक है, सो ये हमने पढ़ा मेल्टिंग, और ये था एक्टिविटी 7। इसका कंप्लीटली उल्टा है फ्यूजन या फ्रीजिंग। बहुत ही सिंपल है। फ्यूजन या फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय रिजेक्शन ऑफ हीट। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय रिजेक्शन ऑफ हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग और फ्यूजन। तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना हीट रिजेक्ट करके एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग या फ्यूजन। और कांस्टेंट टेम्परेचर को, जैसे हमने मेल्टिंग में जो कांस्टेंट टेम्परेचर था उसको कहा मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ही फ्रीजिंग या फ्यूजन में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच a liquid converts into solid, the temperature at which liquid converts into solid by rejection of heat is called freezing point. Example, freezing point of water is 0 degree Celsius. Freezing point of water 0 degree Celsius है, इसका मतलब है हम पानी को ठंडा कर देते हैं। सपोज मेरे पास पानी है 10 डिग्री पे, उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया तो पानी का टेम्परेचर 10 से 9 होगा, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक पहुंच गया। अब 0 के बाद पानी का टेम्परेचर -1 नहीं होता है, 0 पहुंचने के बाद पानी अब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर इन विच द वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर फ्रीज हुआ। ठीक है, सो जैसे हमने फ्यूजन या फ्रीजिंग पढ़ा
वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। Freezing point is that temperature at which a liquid converts into solid by rejection of heat. Freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका भी एक्टिविटी है एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 यही वाला चीज है, सेम, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो ये सेम वैल्यूज ही है, कुछ अलग नहीं है। तो जैसा मैंने कहा था कि 70 डिग्री तक पहुंच जब जाएगा तो बर्नर को हटा देना है। तो एक्टिविटी 8 में हमको यही चीज यूज करना है। अब उल्टा, लेकिन तो टाइम 0 था तो टेम्परेचर 70 था। ठीक है, कूल का बर्नर हटा दिया तो वैक्स धीरे धीरे कूल होगा, अपने आप हीट रिजेक्ट करता जाएगा सराउंडिंग में। 1 मिनट बाद हो जाएगा 65, 2 के बाद 60, 3 के बाद 55, 4 के बाद 55, 5 के बाद 55, 6 के बाद 55, 7 के बाद 50, 8 के बाद 45, 9 के बाद 40, 10 के बाद 35, 11 के बाद 30, 12 के बाद 25। ठीक है, सो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने वैक्स को कूल होने छोड़ दिया तो वैक्स हीट रिजेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग में हीट रिलीज कर रहा है। तो ये जो अभी इधर है मोल्टन वैक्स है, लिक्विड वैक्स है, बिकॉज ऑलरेडी स्टेट चेंज हो गया था ना यहाँ पे। तो ये जितना भी वैक्स है यहाँ पे, ये लिक्विड वाला है, मोल्टन। तो मोल्टन वैक्स धीरे धीरे हीट रिजेक्ट किया। 1 मिनट बाद देखा तो टेम्परेचर 65 हो गया, मतलब हीट रिलीज किया। 2 मिनट बाद देखा तो 60 हो गया, 3 मिनट बाद 55 हो गया। 3 से 6 मिनट तक टेम्परेचर 55 ही रहा, मतलब वो हीट रिजेक्ट तो कर ही रहा होगा उस टाइम पे, हमने उसका हीट रिजेक्शन बंद नहीं कर दिया। वैक्स हीट रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन 3 से 6 मिनट तक उसका टेम्परेचर 55 ही रहा। फिर उसके बाद टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है, 50, 45, 40 एंड सो ऑन। तो 3 से 6 मिनट तक जो हीट वैक्स ने रिजेक्ट किया है उससे उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। टेम्परेचर कम नहीं हुआ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो होता है स्टेट चेंज। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो होता है स्टेट चेंज। तो मतलब 3 से 6 मिनट तक टेम्परेचर 55 ही रहा, कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट रहा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्टेट चेंज हुआ, मतलब ये जो लिक्विड वैक्स था वो कन्वर्ट हो गया अब सॉलिड वैक्स में। ठीक है, तो मतलब द लिक्विड वैक्स हैज फ्रोजन इनटू सॉलिड वैक्स। तो ये 55 डिग्री हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ठीक है, या मोल्टन वैक्स बोलना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोल्टन वैक्स। और फिर अकॉर्डिंगली ये तो टेबल फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड वैक्स 55 डिग्री पे लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड वैक्स 55 पे ही कन्वर्ट होता है सॉलिड में। मतलब एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही होता है। जैसे आइस मेल्ट होकर पानी बनता है 0 पे, पानी फ्रीज होकर बनता है आइस 0 पे। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज़ टेंपरेचर कांस्टेंट है। तो सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से सॉलिड जाए, प्रोसेस तो ये दोनों के बीच में ही हो रहा है ना, तो टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स 55, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोल्टन वैक्स इज आल्सो 55। ऑलराइट, तो ये एक्टिविटी हमने किया, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, वैक्स का 55 है, कॉपर का 1085 है। बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गर्म होगा, उतने टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। और ये जो वैल्यूज लिखा है 336 into 10⁻3, इसका मतलब है जूल पर केजी में वो लिखा है, जूल पर केजी में लिखा है, दैट इंडिकेट्स कि 1 केजी आइस, जूल पर केजी मतलब 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए, 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 336 into 10⁻3। 10⁻3 मतलब 1000 होता है, तो 336 into 1000 मतलब 336,000 जूल पर केजी। तो इसका मतलब है 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, 3,36,000 जूल। तो 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए 3,36,000 जूल चाहिए। वैसे ही वैक्स को चाहिए 147,000, तो 1,47,000। दिस इज 1806 और 3 0, तो दिस विल बी 18,06,000। So these are the values of the energy or the heat required for 1 kg of these substances to change their state from solid to liquid. All right. Now, और similarly एक last topic है explanation of melting by molecular model। इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं एकदम ही सिंपल है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी स्पेस नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस होता है, तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा ही वाइब्रेट हो रहे होते हैं। जैसे हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स और वॉयलेंटली वाइब्रेट करने लगते हैं। वॉयलेंटली मतलब और ज्यादा एनर्जी के साथ, और ज्यादा वाइब्रेट करते 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 जब इनका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है, मतलब वो टेम्परेचर आ जाए जब ये स्टेट चेंज करने के टेम्परेचर पे आ गए, तो ये इतना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ के वीक हो जाता है ये। तो अब तक जो वाइब्रेट कर रहे थे
धीरे धीरे फिर जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये वॉयलेंटली वाइब्रेट करेंगे और फास्ट और फास्ट और फास्ट, और जब मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं। इतना ज्यादा इनमें ताकत आ जाता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर देते हैं, और कमजोर करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हम हीट दे रहे होते हैं वो हीट सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काम आता है। तो जब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो जितना हीट हमने दिया है वो सब्सटेंस यूज करता है टेम्परेचर बढ़ाने को नहीं, बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने को। ठीक है, तो यही बस याद रखना है, पहले धीरे वाइब्रेट होता है, बाद में ज्यादा वाइब्रेट होता है, और इतना वाइब्रेट करने के बाद इतना उनमें ताकत आ जाता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ऑलराइट, सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कुछ नहीं समझा, यू मे वॉच द वीडियो अगेन, और कुछ नहीं समझा है तो ऑफ कोर्स यू कैन कीप दोस डाउट्स, विल गेट इट सॉल्व्ड इन द लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। ऑलराइट, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग द टेक्स्ट बुक। चैप्टर अभी भी बाकी है, विल कंटिन्यू with the chapter in the next video. All right, so that's it. Thank you and bye bye.